तुरंत बोलना फिर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिजिक्स के हमारे अगले टॉपिक में हम बढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के ऊपर चर्चा किया था। अब उस टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम नेचुरल मैग्नेटिज्म एंड अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं। प्राकृतिक एवं भूचुंबकत्व के ऊपर हमारा ये क्लास है। नेचुरल मैग्नेटिज्म जो है, पहले इसके बारे में हम बात करते हैं कि चुंबक क्या होता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने ही जैसे कोई दूसरा पदार्थ है उसे अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकीय पदार्थ को। तो अपने ही जैसे प्रकृति वाले पदार्थ को आकर्षित करने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। तो चुंबक का जो प्राप्ति जो होता है या जिसका जो प्राप्ति जो किया गया है, यह प्राप्ति मूल रूप से दो प्रकार से होता है। एक है प्राकृतिक रूप से होता है और दूसरा है कृत्रिम रूप से होता है। तो जैसे चुंबक है हमारे पास में, चुंबक के दो भाग हुए, एक हुआ प्राकृतिक और दूसरा हुआ कृत्रिम। कृत्रिम के भी दो भाग हैं, एक होता है अस्थायी और दूसरा होता है स्थायी चुंबकत्व। ऐसे करके हमने कृत्रिम चुंबक के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी से किस प्रकार से हम क्या करते हैं, चुंबक बनाते हैं। वो कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आता है। और वो जो कृत्रिम चुंबक है, वो कृत्रिम चुंबक जो हम बना रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी से हम चुंबक बना रहे थे, तो वो अस्थायी रूप में आता है। और एक ऐसा होता है जो स्थायी चुंबक होता है, जिससे हम कृत्रिम रूप से भी बनाते हैं। तो अस्थायी और स्थायी चुंबक में क्या अंतर है? अस्थायी चुंबक ऐसे चुंबक होते हैं जिनके चुंबकत्व आसानी से नष्ट किए जा सकते हैं, अर्थात तुरंत हम इनके चुंबकत्व को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। जैसे परिनालिका है, परिनालिका के बीच में हमने सॉफ्ट आयरन का कोर रख दिया, नर्म लोहा, उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो चुंबक बनेगा। करंट को फ्लो करना बंद कर दोगे, उससे चुंबकत्व गायब हो जाएगा। अर्थात हमने आसानी से उसको क्या कर दिया? चुंबकत्व को खत्म कर दिया। तो ऐसे चुंबकत्व को हम क्या कहते हैं? अस्थायी चुंबक कहते हैं, या अस्थायी कृत्रिम चुंबक कहलाता है। तो ये अस्थायी जो कृत्रिम चुंबक होता है, ये अस्थायी कृत्रिम चुंबक सामान्यतः इलेक्ट्रोमैग्नेट का उदाहरण है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका उदाहरण। मगर स्थायी जो रहता है, इसमें चुंबकत्व आसानी से नष्ट नहीं किए जा सकते। अर्थात एक बार हमने मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दिया, मटेरियल मैग्नेट बन गया, तो अब वो मैग्नेट सालों साल तक मैग्नेट के ही रूप में रहेगा। तो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं? स्थायी चुंबक कहते हैं। मगर ये भी मानव द्वारा निर्मित होता है, इसलिए इसको स्थायी चुंबक का दर्जा दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है हम लोगों का? एल निको अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थायी चुंबक है, स्टेबल मैग्नेट है। एल निको जो है लोहे पर एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, ये तीन धातुओं को मिश्र करके बनाया जाता है। निकल और कोबाल्ट जो है वो अपने आप में चुंबकीय पदार्थ है, स्वयं चुंबक नहीं है मगर चुंबकीय पदार्थ है, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। मगर एल्यूमिनियम जो है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है, वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। तो इन तीनों के मिश्रण को लोहे में जब मिलाया जाता है, लोहा उसका पेरेंट एटम होता है, लोहा मुख्य चीज है, उसमें हम एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट को जब मिला देते हैं तो जो चुंबक का निर्माण होता है वो चुंबक को हम एल्निको कहते हैं, या ये स्थायी चुंबक होता है। ये जो चुंबक एक बार बन गया वो सालों साल तक उसमें चुंबकत्व की प्रॉपर्टी रहेगी। मगर अस्थायी चुंबक में क्या रहता है? जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम बात कर रहे हैं कि जब जब करंट फ्लो कराओगे तब तब वो चुंबक बनेगा या चुंबकत्व धारण करेगा, अन्यथा चुंबकत्व धारण नहीं करेगा। तो ये कृत्रिम चुंबक है, अस्थायी चुंबक का ये हिस्सा था। प्राकृतिक चुंबक जो रहता है प्रकृति से प्राप्त होता है, प्रकृति से
प्राप्त। इसमें पहले से चुंबक का गुण रहता है। एग्जाम्पल जैसे हेमेटाइट Fe3O4, यह हेमेटाइट प्रकृति से प्राप्त चुंबक है। लोहे का एक ऑक्साइड जो मैग्नेटाइट के रूप में मिलता है Fe3O4, ये Fe3O4 प्राकृतिक चुंबक है। इसकी चुंबकशीलता क्या होती है? कम चुंबकशीलता होती है, अर्थात इसका स्ट्रेंथ कम रहता है। तो ये चुंबक के बारे में हमने इस चीज को देखा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब इसी टॉपिक पर कि चुंबक के गुण के बारे में। तो इनके गुण की जब आप बात करेंगे चुंबक के गुण की, तो चुंबक का गुण जो रहता है इस पर क्या है कि मान लेते हैं जैसे हमने एल्निको की बात की, तो ये एल्निको को जैसे एक छोटे से एक बार, एक टुकड़े के रूप में हमने इस प्रकार से क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो इस पर क्या होता है, इस टुकड़े के दोनों किनारों पर, अर्थात ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है, इन दोनों किनारों पर चुंबक की मात्रा या चुंबकत्व की मात्रा बहुत अधिक है, अर्थात अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो पावर है, फोर्स जो लग रहा है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो किनारे किनारे के जो हिस्से होते हैं, इन किनारे के हिस्से को हम क्या किस नाम से जानते हैं? इसको ध्रुव के नाम से जानते हैं। ये भी ध्रुव है और ये भी ध्रुव है। तो किसी भी चुंबक के सिरों का वह हिस्सा या किनारे का वह भाग जिसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, उसे हम ध्रुव कहते हैं। प्रत्येक चुंबक में ऐसे दो ध्रुव हमें प्राप्त होते हैं और इन्हीं दो ध्रुवों को अलग अलग नाम दिया जाता है। एक को नॉर्थ नाम दिया गया, एक को साउथ का नाम दिया गया। क्यों ऐसा एन और एस का नाम दिया गया, जस्ट थोड़ी देर के बाद में जब भूचुंबकत्व में हम पहुंचेंगे तब हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो अब इसके जो गुण है, इनके गुण किस किस तरीके के हैं, एन और एस को लेकर, नॉर्थ और साउथ पोल को लेकर इसके गुण की बात करेंगे। तो पहला, प्रत्येक में क्या होते हैं, द्विध्रुव होते हैं हमेशा। दूसरा, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तीसरा, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चौथा जो हम बात कर रहे हैं कि सिंगल पोल या एकांक ध्रुव, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं एकांक ध्रुव, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, अर्थात सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, हमेशा वो दो ध्रुव के रूप में ही रहेगा। अब देखो, जैसे कि विद्युत आवेश की हम बात कर रहे थे। विद्युत आवेश याद कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर हमने पढ़ा था, उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे भी इसी प्रकार से आवेश के जब हम गुण की बात करते थे कि यहां जैसे द्विध्रुव है तो वहां दो प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, उसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो यहां नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को यहां अट्रैक्ट कर रहे हैं, चार्ज में भी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि समान ध्रुव एक दूसरे को रिपल करेंगे और असमान ध्रुव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये प्रकृति के रूप में है। मगर जब इसको गणितीय रूप में व्याख्या की जाती है, तो जैसे विद्युत आवेश के लिए इस प्रकृति का गणितीय रूप कूलम ने दिया था, इसी प्रकार से चुंबकत्व में भी होता है कि इन दोनों प्रकृति का गणितीय रूप कौन प्रोवाइड किया, कूलम ने प्रोवाइड किया। तो अगला जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, अर्थात चुंबकत्व में कूलम का नियम क्या है। हेडिंग डालेंगे कूलम्स लॉ चुंबकत्व के लिए। एक कूलम्स लॉ हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, वैसे ही कूलम्स लॉ हम किस में पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे हैं। चुंबकत्व में हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं। तो चुंबकत्व में कूलम्स लॉ का कहना क्या है कि मान लेते हैं कि एक ध्रुव ये है और दूसरा ध्रुव इस बिंदु पर है, ये दोनों ध्रुव है, हो सकता है ये नॉर्थ हो, ये भी नॉर्थ हो,
हो सकता है ये साउथ हो, ये भी साउथ हो सकता है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अलग अलग चुंबक के अलग अलग पोल हो सकते हैं। मतलब इस प्रकार से कि जैसे ये एक चुंबक है, ये दूसरा चुंबक है। इस चुंबक का केप वाला हिस्सा नॉर्थ है और बेक साइड साउथ है। इस चुंबक का भी केप हिस्सा नॉर्थ है और बेक वाला साइड क्या है, साउथ है। हो सकता है दोनों चुंबक को ऐसे मैं दूर दूर रखूं, तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका साउथ और इसका नॉर्थ एक दूसरे के पास में थे, एक दूसरे के अट्रैक्ट करेंगे। मगर इसी को अपोजिट कर दूं, ऐसे नॉर्थ और नॉर्थ हो गया, तो ये एक दूसरे क्या करेंगे, यदि इसको मैं पास भी लाऊंगा तो बहुत तेजी से एक दूसरे को दूर फेंकने का काम करेंगे। तो इस चुंबक में दोनों ध्रुव की अपनी ताकत होगी। जैसे आवेश का होता था कि किसी जगह पर आवेश की मात्रा, जैसे इस जगह पर 10 कूलम का आवेश है, यहाँ 5 कूलम का आवेश है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, यह होता था। तो वो कूलम की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता था कि आवेश की मात्रा है कितनी। इसी प्रकार से यहाँ ध्रुव के लिए भी क्या होता है, ध्रुव की अपनी ताकत होती है, जिसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं या ध्रुव की क्षमता कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये M1, ये पहले चुंबक का जो भी पोल है उसका पोल स्ट्रेंथ है, और ये M2 ये दूसरे पोल का पोल स्ट्रेंथ हो गया। अर्थात ये चाहे नॉर्थ रहे चाहे साउथ रहे, उसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, M1। ये भी चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, उसका पोल स्ट्रेंथ कितना हो गया, M2। और इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो दूरी हमने क्या ले लिया, R ले लिया। तो कूलम का अनुसार क्या है, दोनों ध्रुव के बीच में M1 और M2 ये जो दो ध्रुव हैं, इन दो ध्रुव के बीच में लगने वाला जो बल है, पहला बात है समानुपाती होता है किसका, M1 इंटू M2 के, और दूसरा व्युत्क्रमानुपाती किसके, इसके दूरी के वर्ग के, अर्थात समानुपाती हो गया 1/r² के। अब इन दोनों को आप आपस में एक साथ लिखेंगे तो क्या मिलेगा, या करके ये दूसरा चीज हो गया, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल हो गया M1 इंटू M2 अपॉन क्या मिल गया, r²। ये बिल्कुल वैसे ही आपको समीकरण दिखाई दे रहा होगा जैसे कि आप विद्युत में कूलम का नियम पढ़े हैं, वैसे ही हम इस प्रकार का कूलम का नियम किसमें बात कर रहे हैं, चुंबकत्व की बात कर रहे हैं। तो F प्रोपोर्शनल टू M1.M2 अपॉन r²। अब इसकी बात है कि ये जो पॉइंट है F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 अपॉन r², जब ये साइन को हम हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो यहां लग जाएगा इक्वल टू का साइन, और इस पॉइंट पर एक कांस्टेंट आ जाएगा μ0 अपॉन 4π। याद कीजिए बायोट सेवर्ट लॉ में भी मैंने यही कांस्टेंट अप्लाई किया था, μ0 अपॉन 4π। तो एक्चुअल में वो μ0 अपॉन 4π इसी जगह से गया हुआ है। जैसे कूलम्स लॉ में 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ भी 1/4π तो है ही, वहाँ एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में रहता था, यहाँ एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में है। तो ये हो गया हम लोगों का μ0 अपॉन 4π इंटू M1 इंटू M2 अपॉन क्या हो गया, r²। इस तरीके से ये जो वैल्यू आपको जो दिख रहा है, ये दो ध्रुव के मध्य लगने वाले बल को बताता है। सो F इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4π इंटू दिस वन। अब यहां μ0 जो है, ये μ0 किस चीज को बताता है, ये चुंबकशीलता को बता रहे हैं, चुंबकशीलता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमिबिलिटी। अब ये जो परमिबिलिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, इसका भौतिक महत्व क्या है या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। यह किसी भी माध्यम के चुंबकीय प्रकृति को बताने का कार्य करता है। जिस माध्यम के लिए μ0 का मान ज्यादा होगा, इसका मान ज्यादा होगा चुंबकशीलता, वह माध्यम ज्यादा चुंबकीय होगा, अर्थात उस माध्यम से चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं या चुंबकीय जो रेखाएं हैं वो उसको क्रॉस करके जा सकते हैं। मगर जिसमें μ0 का मान कम होगा वो ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें चुंबकीय जो है वो एक दूसरे चुंबकीय बल जो रेखा है वो उस माध्यम को पार करके नहीं जा सकते। तो हमने ये इस प्रकार की जो बात की, जो μ0 है वो किसी भी माध्यम के चुंबकीय प्रकृति को बताने का कार्य करता है, तो बिल्कुल ये वही बात है μ0। अब इस μ0 का जो वैल्यू होता है, इस μ0 का वैल्यू कितना रहता है, μ0 का जो मान है μ0 इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁻7 होता है, यह वैल्यू है इसका।
म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अब ये जो म्यू नॉट का जो वैल्यू अपन ने देखा कि 10 टू द पावर -7 है, यदि ये म्यू नॉट का मान हम 2-3 अलग अलग चीज के लिए निकालते हैं, ये तो वैल्यू अपन को मिल गया, तो ये जो है ये वायु के लिए है म्यू नॉट। ये किस चीज के लिए हुआ? वायु के लिए। वायु के लिए जो होता है वो हम लोगों का क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट परमिबिलिटी कहलाता है। ये जो है ये एब्सोल्यूट परमिबिलिटी के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये वायु का सापेक्ष है। दूसरा होता है म्यू, ये किसका होगा? किसी पदार्थ की परमिबिलिटी को बताता है। तो एक होता है म्यू आर। म्यू आर जो रहता है वो क्या होता है? किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, किसके रेस्पेक्ट में? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में या एयर के रेस्पेक्ट में। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता बटे या किसी पदार्थ की चुंबकशीलता को जब वायु से हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तो जो वैल्यू मिलता है वो हम लोगों को किस चीज को बताता है? म्यू आर को बताता है। तो इसे हम कहते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता। ये कहलाएगा सापेक्ष चुंबकशीलता। अब देखिए ये जो सापेक्ष चुंबकशीलता है म्यू आर, या रिलेटिव परमिबिलिटी जो है, रिलेटिव परमिबिलिटी, तो इस रिलेटिव परमिबिलिटी को हमें ऐसे ध्यान रखना है कि ये जो रिलेटिव परमिबिलिटी है इसकी कोई इकाई नहीं होती, ये डायमेंशनलेस है। क्यों हमने बोला इसको डायमेंशनलेस? बिकॉज इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पर ये भी वही राशि है और ये नीचे में भी वही राशि है। ये दोनों का जो भी इकाई होगा, दोनों इकाई एक दूसरे से क्या होंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। जब ये दोनों की इकाई एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगी तो उसी स्थिति में म्यू आर के लिए कोई भी वैल्यू नहीं, मतलब कोई भी यूनिट नहीं बचेगा। तो ऐसे स्थिति में ये हम लोगों का क्या कहा, किस प्रकार की राशि हो गई कि ये जो राशि है सापेक्ष चुंबकशीलता, ये सापेक्ष चुंबकशीलता जो है वो है इकाई विहीन। इकाई विहीन का तात्पर्य क्या हो गया कि ये डायमेंशनलेस है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कब आया हुआ था कि म्यू आर का यूनिट क्या होगा करके, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है आपके ACF 2016 पर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि म्यू आर की इकाई क्या होगी। तो म्यू आर की इकाई जो होती है वो है इकाई विहीन होती है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये म्यू आर तक की बात कर लिए। अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बिल्कुल वैसे ही हमें देखना है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता देखी थी। अब जो है वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर में तीर का निशान लगा दिया क्योंकि ये सदिश राशि है करके। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या सामान्यतः हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, तीनों का नाम एक ही है। देखिए यहां हमने क्या देखा कि M1 स्ट्रेंथ का चुंबक M2 स्ट्रेंथ जो कि उससे R दूरी पर रखी हुई है उस पर एक बल लगाता है। तो इस बल की मात्रा कितनी है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अर्थात M1 वाले चुंबक वाले M1 स्ट्रेंथ चुंबक ने M2 स्ट्रेंथ वाले चुंबक को क्या कर रहा है, जो R दूरी पर रखा है उसके ऊपर इतना बल आरोपित किया, इतना बल लगा रहा है। अर्थात यदि हम इसको ऐसा देखना चाहें कि M1 स्ट्रेंथ जो है M2 के इकाई स्ट्रेंथ पर, यूनिट स्ट्रेंथ पर कितना बल लगा रहा है, तो ये तो फोर्स हुआ कि M1 ने M2 पर लगाया। यदि इसको मैं ऐसे लिखूंगा
M1 applies force on unit strength of M2, अर्थात M1 जो है M2 के इकाई ताकत पर, इकाई स्ट्रेंथ वाले चुंबक पर जो भी बल लगाएगा तो वो कितना हो जाएगा, F बाई हमने इसको क्या लिख दिया M2, और ये वैल्यू मिल गया हमको μ0/4π, और ये हो गया केवल m1/r²। अर्थात इस m2 को यहां से लाकर मैंने यहां क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये m1 जो है वो किसके साथ बल लगा रहा है, इकाई वाले के साथ बल लगाया। अभी m1 ने m2 के साथ बल लगाया, यहां क्या है m1 जो है m2 के ऊपर बल ना लगाए, m2 का चाहे जितना भी स्ट्रेंथ हो उसके इकाई स्ट्रेंथ पर कितना बल लगाएगा। तो इकाई स्ट्रेंथ के लिए हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो F बाई M2 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, μ0/4π इंटू M1 इंटू 1 अपॉन कितना हो गया, r²। तो यही जो है, ये जो बल लग रहा है चुंबकीय बल पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ के लिए, अर्थात इकाई पोल जो क्षमता है, इकाई जो ध्रुवीय क्षमता है, इस पर बल लगने वाला जो मान होता है, यही हम लोगों का क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है B, ये किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन यूनिट स्ट्रेंथ, अर्थात एकांक ध्रुव क्षमता पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो या करके इसको आप कैसे सूत्र लिख सकते हैं, F बराबर m इंटू क्या लिखा जा सकता है, B लिखा जा सकता है। ये m को यदि इधर लाओगे तो यही चीज मिल जाएगा हम लोगों को। तो F इज इक्वल टू m इंटू बी, ये यहां से आ जाता है। ये वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जिसके बारे में, ये वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जिसके बारे में बायोट एंड सेवर्ट ने क्या किया था, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। जो उन्होंने एक डेरिवेशन टाइप जो काम किया कि B का वैल्यू क्या होना चाहिए, मगर उन लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन को किसके लिए निकाला हुआ था कि बायोट सेवर्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए इस B के वैल्यू को कैलकुलेट किया था। बट यदि प्राकृतिक चुंबक की हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो हम इस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, यूनिट दोनों के बराबर होंगे दोनों स्थिति में। B का जो यूनिट होता है, इसके जब आप यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। और जो दूसरा जो इकाई है हम लोगों का, ऐसा यूनिट टेस्ला हो गया, और इसका CGS यूनिट जो होता है वो होता है गॉस। और एक रिलेशन है कि एक टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये भी एक छोटा सा क्या है, इसका सूत्र है। अब हमने तो देख लिया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या है करके, किस तरीके से है, मगर अब एक और महत्वपूर्ण बात कि कोई भी चुंबक है, उस चुंबक का कितना हिस्सा वास्तव में हमारे लिए यूजफुल होता है और कितना हिस्सा मूल रूप से चुंबकत्व प्रोड्यूस करता है, हमें इसको देखना है। इसे इस नाम से जाना जाता है चुंबक की प्रभावी लंबाई। जैसे जो भी दंड चुंबक है हमारे पास में, तो उस दंड चुंबक में, उस दंड चुंबक की जो लंबाई होगी वो प्रभावी लंबाई क्या है या कितनी होगी। तो दंड चुंबक की प्रभावी लंबाई जो है दंड चुंबक किसको बोलते हैं, जैसे इस प्रकार का ये जो चुंबक है जिसे हम बार मैग्नेट कहते हैं, ये दंड चुंबक कहलाता है। ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ। इस कोने से लेकर इस कोने तक का जो हिस्सा है, अर्थात इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये जो हिस्सा है ये हम लोगों का क्या कहलाता है, ज्यामितीय लंबाई कहलाता है। ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय लंबाई, इस शब्द का तात्पर्य क्या है कि ये जो है, ये जो लेंथ जो दिख रहा है आपको, ये इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ है, मगर इसका इफेक्टिव लेंथ कितना होता है, इसका इफेक्टिव लेंथ इधर से कुछ परसेंट
कम और इधर से कुछ परसेंट कम। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो हिस्सा होता है ये इसका इफेक्टिव लेंथ होता है, और ये इफेक्टिव लेंथ जो रहता है वो लगभग कितना होता है, 5/6 हिस्सा होता है। 5/6 पार्ट होता है किसका, ओरिजिनल लेंथ का। ओरिजिनल जो लेंथ है उसका 5/6 पार्ट होता है कौन, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू 5/6 ऑफ ओरिजिनल लेंथ। 5/6 यदि आप परसेंटेज निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5/6 इंटू यदि आप 100 निकालते हैं तो ये लगभग आया आपका 500/6। 6 1 जा 6 8 जा 48 और 6 3 जा 18। इट मीन्स इसका वैल्यू है 83.33%। जो एक चुंबक है, एक चुंबक जितना भी लंबा हो आकार में, उसका जो प्रभावी लंबाई है अर्थात प्रभावी चुंबकत्व केवल उसके 83.33% लेंथ से ही मिल पाता है, उससे ज्यादा पर नहीं मिल पाता। ये जो हम बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक और भू चुंबकत्व को लेकर, तो इसमें हमने अभी प्राकृतिक चुंबकत्व में हमने कूलम के नियम के बारे में बात की, पुनः हमने बी के बारे में बात की अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एवं इन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की है। मगर जो महत्वपूर्ण जो बात है, जो सिलेबस का हिस्सा है, वो है भू चुंबकत्व के जो अन्य विभिन्न प्रकार के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनके बारे में। तो भू चुंबकत्व को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना आवश्यक है। ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, पहला जो पॉइंट है हम लोगों का मैग्नेटिक एक्सिस, और दूसरा होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तीसरा जो है जियोग्राफिक एक्सिस, और चौथा है जियोग्राफिक मेरिडियन। देखिए 4 शब्दावली है हमारे पास, इन 4 शब्दावली को समझना बहुत ही आवश्यक है। मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, जियोग्राफिक एक्सिस क्या है और जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है। हमारे पास एक इस प्रकार से दंड चुंबक दिया गया है, ये मान लेते हैं बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट में ये हम लोग का नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारे पास क्या है, साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो इधर अनंत तक जाए और इधर अनंत तक जाए, इस रेखा को हम मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। यही जो रेखा है ये क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगी। अर्थात मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल, एक चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ने वाली जो रेखा है, जो कि दोनों सिराओं पर अनंत दिशा तक जाए, इनफाइनाइट लेंथ तक वो आगे बढ़ जाए और उसके ठीक एग्जैक्ट मिड पोजीशन से हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। तो सीधी रेखा जो है वो मैग्नेटिक एक्सिस है, मगर इसी रेखा पर यदि कोई समतल बना दे, समतल बनाने का मतलब क्या है कि इस प्रकार से ये ऐसा कोई समतल
जो कि उसको क्या करे, इस तरीके से उसको ठीक बीच से ऐसे काटते हुए जाए, तो इसे कहा जाता है मेरिडियन। तो चूंकि मैग्नेटिक का है तो इसे बोला गया मैग्नेटिक मेरिडियन। वेरी इजी सा पॉइंट है। एक सीधी रेखा है तो एक्सिस, और यदि एक समतल है वो, तो समतल की स्थिति में हम उसको किस नाम से जानेंगे, मेरिडियन के नाम से जानते हैं। तो मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक मेरिडियन, ये पॉइंट है। इसी प्रकार जियोग्राफिक एक्सिस और जियोग्राफिक मेरिडियन की बात करते हैं, तब जब ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास हो जाएंगे, इसके बाद में हम जो चुंबकीय जो रेखाएं हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, एवं फिर है भूचुंबकत्व के बारे में बात करना। तो जियोग्राफिक एक्सिस और जियोग्राफिक मेरिडियन, ये क्या होगा कि जैसे कि ये हमारे पास पृथ्वी है, इस पृथ्वी में हम लोग का नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, और ये हम लोगों के पास क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर अर्थात विषुवत वृत्त। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव किसके, पृथ्वी के, ना कि चुंबक के। पृथ्वी का जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा जो होती है, इसको क्या बोला जाता है, जियोग्राफिक एक्सिस कहते हैं। और इसी पर यदि कोई इस प्रकार से कोई समतल यदि निकाल दिया जाए, कोई समतल ऐसे करके क्रॉस किया जाए इसको, तो वो जो समतल होगा वो समतल हमारा किस नाम से जाना जाएगा, जियोग्राफिक मेरिडियन के नाम से जाना जाएगा। अपने को इन चार बातों को जानना आवश्यक था। ये भी भूचुंबकत्व पढ़ने में हमको सहायता देगा। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, जियोग्राफिक एक्सिस क्या है, जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है। एक्सिस का तात्पर्य होता है सीधी रेखा और मेरिडियन का तात्पर्य होता है सीधा समतल। मेरिडियन मींस प्लेन, एक्सिस मींस लाइन, सीधा सीधा सा बात है। मैग्नेटिक वर्ड जुड़ गया अर्थात हम दंड चुंबक की बात कर रहे हैं, और ज्योग्राफिक जुड़ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी के सतह पर जो मौजूद उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, इसकी हम चर्चा करते हैं, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। अब इससे ठीक पहले जो टॉपिक आपने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र, तो उसका टॉपिक, उसी में एक छोटा टॉपिक था जो वहां चलते चलते लाइन से मिस हो गया था और हम इस टॉपिक पर आ गए, उसे हम कंटिन्यू करते हैं। वो टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, क्या है चुंबकीय बल रेखा, उसके गुण क्या होंगे, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। देखेंगे। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण देखेंगे। चुंबकीय बल रेखा क्या है, हमने क्या किया, ये एक दंड चुंबक बनाया। दंड चुंबक में नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल हुआ हम लोगों का। अब ये एन और एस पर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर हमने क्या किया, एक छोटा सा चुंबक लिया, चुंबकीय सुई ली। वो चुंबकीय सुई को बिल्कुल इस प्रकार से चुंबकीय सुई लिया, और इस चुंबकीय सुई पर हमने क्या कर दिया, चुंबकीय सुई पर जो, जैसे चुंबकीय सुई कैसा रहता है, इस प्रकार का चुंबकीय सुई होता है, ये ऐसा। ऊपर जो तीर का निशान है वो नॉर्थ पोल को बताता है, और नीचे जो ऐसे कट मार का जो रहता है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा चुंबकीय सुई दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो हमने उस चुंबकीय सुई को नॉर्थ पोल के पास एक बिंदु पर रख दिया। हमने उसको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा इस प्रकार से कि इसका जो पोल है ये बिल्कुल इस दिशा में ओरिएंट हो गया, अपने आप को इस दिशा में अलाइन कर लिया। अर्थात ये साउथ पोल स्ट्रांगली इस नॉर्थ की तरफ क्या है, खींचा है, एवं ये नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ को अपने से दूर क्या कर रहा है, रिपल करके रखा हुआ है। अब ये जो बिंदु है, इस बिंदु के ऊपर हमने साउथ पोल को रखा था, और नॉर्थ पोल जहां पॉइंट किया उस पॉइंट को हमने इस प्रकार से बिंदु से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो पॉइंट है, फिर से इस चुंबक कंपास को उठाएंगे, उठा के इसके सामने रख देंगे। सामने इस प्रकार से रखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है वो ऐसे करके रखाया, तो मगर इसका जो साउथ जो पोल है ये बिल्कुल इस बिंदु के ऊपर रखा होना चाहिए, इस प्रकार से
तो देखा गया कि इसकी दिशा क्या हो गई है, थोड़ी सी बदल गई है। किसकी? जो पहले चुंबकीय सुई ऐसा था, इस जगह में आके इस तरीके से घूम गया। क्यों घुमा? क्योंकि अब नॉर्थ को थोड़ा दूर लेकर गए तो ये नॉर्थ जो है इस साउथ की तरफ थोड़ा सा क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हुआ। इसके कारण इसकी दिशा जो है इधर से क्या हो गई, थोड़ी सी ऐसे चेंज हो गई अट्रैक्शन के कारण। पुनः जैसे ये बिंदु बनाए थे वैसे ही नॉर्थ पोल जिस पॉइंट को बता रहा है उस पॉइंट पर फिर से हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से एक पोल लगा दिया, एक बिंदु कर दिया। यही प्रक्रिया हम करते जाएंगे तो क्या मिलेगा, इसको उठा के इसके साउथ पोल को फिर बिंदु के ऊपर रखेंगे, फिर बिंदु के ऊपर रखेंगे, ऐसे करते करते तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये पूरे के पूरे पॉइंट्स जो हैं ये बिल्कुल इस प्रकार से क्या हुए, खींचे चले गए। अर्थात ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल इन बिंदुओं की दिशा से होते 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 इस साउथ में आकर क्या किया, एंड किया, इस साउथ पोल में आकर खत्म हो गया। तो एक दंड चुंबक के बाहर ऐसे काल्पनिक रेखा जिस पर चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल चलता है, अर्थात उसी के आधार पर वो उसी की दिशा में इस तरीके से चलते चलते जाकर साउथ पोल में खत्म होता है। इन सभी बिंदुओं को यदि मैं क्या करूंगा, ऐसे करके जोड़ दूंगा तो ये जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, एक रेखा बन गई। इसी रेखा को ही हम किस नाम से जानते हैं, ये रेखा आपकी चुंबकीय बल रेखा के नाम से जानी जाती है। सो दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाया, चुंबकीय बल रेखा। तो चुंबकीय बल रेखा या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स लाइन एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन होता है जो किसी भी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय सुई को घुमाने पर उसके नॉर्थ पोल के द्वारा ट्रेस किया जाता है। उसके नॉर्थ पोल के जिस जिस दिशा में वो घूमता है उस बिंदु को जोड़ने से ये हमें प्राप्त होता है। तो ये देखा गया कि इस बिंदु से स्टार्ट किए तो इधर चला गया, इस पॉइंट से स्टार्ट करते तो ये ऐसे करके आता, इस पॉइंट से स्टार्ट करते तो इस तरीके से आ रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट करते तो ये यहां से ऐसे घूम के आया, थोड़ा और दूर से करते तो इधर से घूम के जा रहा है, थोड़ा और ऐसे करेंगे तो सीधे सीधे निकल गया, बिंदु को थोड़ा नीचे किए तो बिल्कुल ये इस तरीके से घूम के आ रहा है। जैसे जैसे बिंदु के पोजीशन को आप चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे ये इस प्रकार से क्या होते जाएगा, रोटेट होकर आते जाएगा। तो जो ये जितने भी जो बल रेखाएं जो मिल रही हैं हमें, ये भी जो बल रेखाएं मिल रही हैं, ये बल रेखाएं इधर जो इस दंड चुंबक के चारों ओर इस प्रकार से मिलता है। जैसे कि ये यदि दंड चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो बिल्कुल इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं निकल के इधर जा रही हैं, इस तरफ से निकल के इधर आया, नीचे से निकल के नीचे में जा रहे हैं, इसके साइड से निकल के इधर, अर्थात इसके 360 डिग्री वाले पर निकला और 360 डिग्री पर जाकर इस तरीके से क्या हो रहा है, इस पर एंड हो रहा है। और ये जितनी भी रेखाएं निकल रही हैं, ये रेखाओं का एक चीज देखा गया कि ये चुंबकीय जो ध्रुव हैं, उनके चुंबकीय ध्रुव के पास बिल्कुल एक दूसरे के आसपास में है। देखिए इधर भी देखिए चुंबकीय ध्रुव के बिल्कुल पास पास में है, मगर ध्रुव से दूर जाने पर इनके मध्य में देखिए दूरी क्या होते गई, दूरी बढ़ जा रही है। दो बल रेखाओं के मध्य में दूरी बढ़ गई। ये दोनों बल रेखा यहां देखो कितने दूर हैं और इस बिंदु पर देखो कितने पास हैं। पहला ऑब्जर्वेशन करने वाला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है कि ये पूरे की पूरी बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और जाकर कहां खत्म हुए, दक्षिणी ध्रुव पर। तो चुंबक के बाहर इनकी जो दिशा है चुंबकीय बल रेखा की, वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और जाते कहां है, साउथ पोल पर। मगर चुंबक के अंदर में ये साउथ से कहां आते हैं, नॉर्थ की तरफ आते हैं हमेशा। ये पूरी की पूरी बल रेखाएं साउथ से कहां आ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ आ जाते हैं। ये दूसरी प्रकृति हुई। तो अब जब इसकी हम प्रकृति की बात करते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो प्रकृति है, उन प्रकृति में क्या क्या प्रकृति हम देखते जा रहे हैं चुंबकीय बल रेखा की। इसकी प्रकृति आप बात करेंगे तो पहला प्रकृति, आउटसाइड मैग्नेट। आउटसाइड दी मैग्नेट, ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं। दूसरा, इनसाइड दी मैग्नेट, अर्थात चुंबक के अंदर ये हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं। तीसरा, ध्रुव
के निकट इनका घनत्व अत्यधिक होता है। देखिए, ध्रुव है नॉर्थ पोल, इसके पास में जितने भी ये बल रेखाएं हैं एक दूसरे के पास पास है, अर्थात इनका घनत्व अधिक है। जबकि ध्रुव से दूर जाने पर बल रेखाएं एक दूसरे से दूर होते हैं, दूर हो जाते हैं। देखिए, जैसे जैसे चुंबक से दूर गए, इनके मध्य में क्या आते गए, दूरी आते गई, इस प्रकार से। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, दो बल रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटते। अर्थात टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बट वाई? क्या कारण है कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं काटते? उसका रीजन क्या है? तो दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते। उसका कारण ऐसा है, हम उसको इस तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास, हमने ये एक दंड चुंबक बनाया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब देखिए कि इससे निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जा रहे हैं बल रेखाएं। नॉर्थ से निकलकर साउथ में गए। मान लेते हैं इधर मैंने यहां कहीं कोई एक बिंदु ले लिया, कोई एक पॉइंट हमने एज्यूम किया, ये वो पॉइंट है, अर्थात ये नॉर्थ पोल है, एकांक नॉर्थ पोल। ये जो बिंदु ए मैं ले रहा हूं, बिंदु ए क्या है? एकांक नॉर्थ पोल की हम बात कर रहे हैं। ये जो एकांक नॉर्थ पोल है, उस पर दो दिशाओं से बल आरोपित हो रहा है। अब दो कौन कौन सी दिशा है जिससे बल आरोपित हो रहा है? पहला जो बल है कि ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को अपने से क्या कर रहा है? दूर रिपल कर रहा है। और दूसरा है ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपने तरफ इस तरीके से खींच रहा है। जब एक बिंदु पर दो अलग अलग बिंदुओं से दो अलग अलग दिशाओं में बल लगेगा, तो यह बिंदु किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा? क्या यह बिंदु बिल्कुल ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा? क्या यह बिंदु बिल्कुल नीचे की ओर मूवमेंट करेगा? तो यह बिंदु दोनों तरफ मूवमेंट ना करके इसके परिणामी दिशा अर्थात रिजल्टेंट डायरेक्शन में इस तरीके से क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। घर में बच्चे लोग जो कार चलाते हैं, रस्सी बांधकर खींचते हैं, कभी आप कोशिश कीजिए, एक कार आपने लिया इस प्रकार से, एक कार में एक रस्सी इधर बनाइए, एक रस्सी इस तरफ निकालिए, और इस कार को दोनों को इस तरीके से आप एक साथ क्या करेंगे? खींचेंगे दोनों रस्सियों को। कार एक ही है, समतल पे रखा आपने, दो रस्सी से बांध दिया एक ही बिंदु को, और ठीक मिडिल पॉइंट को आप बांधे, और इसके दोनों रस्सियों को पकड़ के एक साथ अपने अपने इस दिशा में खींचेंगे, तो कार ना तो इस दिशा में आएगी, कार ना तो इस दिशा में जाएगी। कार का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा? जब आप इसको ऐसे खींचेंगे तो कार बिल्कुल ऐसे सामने की ओर बढ़ेगी। ये सामने की ओर क्यों बढ़ी? क्योंकि कार को जब दो विभिन्न दिशाओं से आपने फोर्स लगाया, तो वो दोनों फोर्स के परिणामी दिशा की ओर क्या कर रही है? क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। तो बिल्कुल वही चीज यहां हो रहा है कि एक बिंदु पर दो विभिन्न जब बल लगेंगे तो वो उनके परिणामी दिशा की ओर क्या करेगा? मूवमेंट करना चालू कर देगा। और ये जो परिणामी दिशा है,
यह कैसे ज्ञात किया जाता है चुंबकीय बल रेखा से? जिस बिंदु पर आपको चाहिए, जैसे कि देखिए कि यहां से चुंबकीय बल रेखा इस तरीके से निकल के आई इस पर। अब इस पॉइंट पर मेरे को परिणामी दिशा चाहिए, तो इस बिंदु पर परिणामी दिशा कैसे निकालेंगे हम? तो इस बिंदु पर जो परिणामी दिशा है वो इस तरीके से निकलेगा कि ये नॉर्थ पोल, इसको इस तरह से क्या किया, रिपल किया, और ये इसके साउथ पोल की तरफ क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ। तो इसकी जो परिणामी दिशा है बिल्कुल इस दिशा में होगी। ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा है? वक्र जहां से आ रहा था, इस पॉइंट पर इसको ब्रेक हुआ इसका कर्वेचर, तो यहां से जो टेंजेंट लाइन जो हम खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, अर्थात किसी भी बल रेखा, वक्रीय जो बल रेखा है, वक्री बल रेखा के किसी बिंदु पर परिणामी दिशा चाहिए, तो परिणामी दिशा क्या होती है? उस वक्र बिंदु पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंट लाइन होता है, वो टेंजेंट लाइन परिणामी दिशा को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात जैसे यहाँ ये परिणामी बल की दिशा है, तो ये परिणामी बल की दिशा दो बल लगाकर हमको निकालना पड़ रहा है। ऐसे ये वक्र सतह पर दो बल लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये बल की दिशा और ये बल की दिशा तो मैंने समझाने के लिए बताया। मान लो कि इस पॉइंट पर यदि मेरे को परिणामी बल चाहिए तो यहां से आप स्पर्श रेखा खींच दो, इस पॉइंट पर परिणामी बल चाहिए तो यहां से हमने क्या कर दिया, स्पर्श रेखा खींच दिया, इस पॉइंट पर परिणामी बल चाहिए तो यहां से हमने स्पर्श रेखा खींच दिया। तो वक्र सतह पर जहां भी हमें परिणामी दिशा की आवश्यकता होती है, हम उन बिंदुओं पर क्या कर देते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, और वो स्पर्श रेखा परिणामी बल की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो परिणामी बल के बारे में एक और बात है कि किसी बिंदु पर परिणामी बल तब निकाला जा सकता है जब उस बिंदु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो, पहला। और दूसरा जो चीज है कि वो परिणामी बल एक बिंदु के लिए एक ही होगा, चाहे उस बिंदु पर 100 फोर्स क्यों ना लग जाए। जैसे इस बिंदु पर दो बल लग रहे थे, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, ऐसी इस बिंदु पर 100 बल क्यों ना लग जाए, उस पर परिणामी बल की दिशा केवल और केवल क्या होगी, एक होगी, एकमात्र होगी। अब यदि हमने इतने बातों को समझ लिया तो इस पॉइंट पर एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्यों नहीं काटते। अब इसके हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं यहां कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्यों नहीं काटते। वेरी सिंपल सा पॉइंट है, वेरी इजी सा पॉइंट है कि ये हमारे पास दंड चुंबक है। हम इमेजिन करते हैं कि मान लेते हैं कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, अर्थात ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहां से एक चुंबकीय बल रेखा ऐसे गई और एक चुंबकीय बल रेखा इस तरीके से आ रही है। हमने क्या ले लिया कि मान लिए कि ये दोनों चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ, ये पहला वक्र हुआ, ये दूसरा वक्र हुआ। पहले वक्र के कारण इसकी स्पर्श रेखा इस दिशा में होगी और दूसरे वक्र के कारण इसकी स्पर्श रेखा इस दिशा में होगी। यह स्पर्श रेखा पहले वक्र के कारण परिणामी बल को बता रहा है और यह वक्र रेखा दूसरे वक्र के कारण परिणामी बल को बता रहा है। मगर किसी एक बिंदु पर परिणामी बल की दिशा केवल और केवल एक ही हो सकती है। एक बिंदु पर दो परिणामी बल नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है ये। इसी कारण ये बात असंभव है कि दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटे। तो इसको आप यदि समझना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को दो बिंदु पर काटते हैं, तो इन दोनों वक्र के कारण दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, जो दोनों स्पर्श रेखा दो परिणामी बल को बताएंगे, जो कि असंभव है। अर्थात एक बिंदु पर दो परिणामी बल की दिशा नहीं हो सकती, एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही परिणामी बल हो सकता है। दैट्स ऑल। तो ये जो पॉइंट है ये उसका एक्सप्लेनेशन है। यदि वो काटेंगे तो दो परिणामी बल की दिशा होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। तो ये जो है चुंबकीय बल रेखा के गुण से संबंधित ये वाले टॉपिक्स थे। इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके जस्ट अगले क्लास में हम भूचुंबकत्व के ऊपर बात करेंगे और भूचुंबकत्व के साथ चुंबकीय पदार्थ, भूचुंबकत्व का अगला टॉपिक होगा चुंबकीय पदार्थ, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।